हिंदुत्व और हिंदुओं के आराध्यों की और हिंदुओं की आस्था पर चोट क्यों? तो इसी इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी और यूसुफ अंसारी जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। आलोक पांडे जी, आप ही से शुरुआत करूंगा, क्योंकि देखिए गुजरात में तो हिंदुत्व के नाम पर क्योंकि मंदिर मंदिर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, और अब इस तरह की शपथ लेना अरविंद केजरीवाल के मंत्री का, ये कई सवाल खड़े करता है। देखिए बीजेपी के निशाने पर तो सीधे तरीके से आ गए हैं अरविंद केजरीवाल, मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इसका असर गुजरात चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि देखिए बीजेपी की पिच पर खेलने की कोशिश वहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है। मेरा अपना ये मानना है कि इसके दो पहलू हैं जी। एक राजनीतिक, एक संवैधानिक। पहले चलिए संवैधानिक पहलू पर बात कर लेते हैं, फिर आपके राजनीतिक पहलू का उत्तर दूंगा मैं। संवैधानिक पहलू ये कि जो प्रियम्बल 16 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या कहती है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये एक सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता। तो जो भारत का या किसी राज्य का एक मिनिस्टर है, उससे वो पंथ निरपेक्षता को नहीं मान रहा है, क्योंकि जो उन्होंने ओथ ली है ये पंथ निरपेक्षता के खिलाफ। जी। पंथ निरपेक्षता का मतलब ही यही है कि एक ऐसी सरकार जो किसी पंथ का समर्थन नहीं करेगी या विरोध नहीं करेगी, सरकार का पंथ से कोई लेना देना नहीं। जी। तो इसलिए ये संवैधानिक आधार पर पूर्णतः गलत। उन्हें इस तरह के आयोजनों में शिरकत करने से बचना चाहिए था। वो एक आम आदमी नहीं है, एक मिनिस्टर है, उन्हें इन विवादों से बचना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात, राजनीतिक पहलू। तो राजनीतिक पहलू में मैं ये कहूंगा कि गौतम जी का ये कदम कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात में कमजोर कर दे। क्योंकि आप मान के चलिए धर्म का ऐसा बिंदु है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म के मामले में खेलने में सबसे बेहतर खेलती है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी रिप्लिका हैं बीजेपी के, मैं तो यही मानता हूं। उन्हीं की पिच में खेलते हैं और बढ़िया खेल रहे हैं जी। लेकिन फिर भी ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है, और इस जगह वो गलती कर गए गौतम जी। अब इसका राजनीतिक खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा, ये अरविंद केजरीवाल जी के एक्शन पर निर्भर करेगा। मैं अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह होता तो पहले सार्वजनिक रूप से मैं सॉरी बोलता, और गौतम जी को गुजरात चुनाव को देखते हुए तत्काल एक मिनिस्टर पद से हटा देता। पूरी गुजरात में उनकी स्थिति कमजोर हो, इससे अच्छा मिनिस्टर को हटा दिया जाए। क्या दिक्कत है मिनिस्टर को हटाने में? मुख्यमंत्री का विवेक अधिकार है, सबका मुंह अभी तुरंत बंद हो जाएगा। अब वो नहीं करें, ये उनकी स्थिति अपनी बात है। जी बिल्कुल ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। यूसुफ अंसारी जी, आपके पास आ रहा हूं। पांडे साहब ने बताया कि एक संवैधानिक पक्ष है, दूसरा इस मामले का राजनीतिक पक्ष। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का शायद जवाब देंगे वो। आलोक जी। ताकि जी मैं एक बात बताऊं, जब देश धर्म के आधार पर बटा था, अभी बात थोड़ी अधूरी, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं जी। दोनों लोगों की बातों में थोड़ा जोड़ दूं तो कंप्लीट हो जाएगी। यूसुफ भाई भी एक हिस्सा बता रहे हैं, एक हेड बता रहे हैं, टेल गायब है इसका जी। मैं उसको कंप्लीट करता हूं टेल बता करके। संविधान मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए एक्चुअली जब देश धर्म के आधार पर बटा तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसमें बी आर अम्बेडकर जी भी शामिल थे, अकेले उनका संविधान बनाया नहीं, हम सभी जानते हैं, सबने मिलकर संविधान बनाया। तो उनमें तय किया गया था कि अब धर्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाए जी। तो इसलिए जो बात यह है ना कि धार्मिक आधार पर आरक्षण से लेकर विशेष सुविधाएं, हालांकि कुछ दिए गए आर्टिकल नंबर 20 एंड 30, लेकिन एक मूल उद्देश्य था कि धर्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं देंगे, क्योंकि यह धार्मिक विभाजन को खड़ा करता है और राष्ट्र की ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को तोड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म के लिए विशेष जो अधिकार आर्टिकल नंबर 25 में किया गया था, क्योंकि बहुत से अधिकार हिंदुओं को कम भी प्राप्त है। जैसे जो हमारे हिंदू मंदिर हैं, इसमें सरकार एकाधिकार कर लेती है, वैष्णो देवी मंदिर है। क्यों? क्योंकि इसमें यह भी अधिकार दिया गया आर्टिकल नंबर 25 में कि सरकार चाहे तो इकोनॉमिक आधार पर उस पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन माइनॉरिटीज के उन धार्मिक स्थानों पर नियंत्रण नहीं कर सकती। ये विशेषाधिकार है। लेकिन मोटा एक बात माना गया था कि सोशल जस्टिस वाले मैटर में हम केवल हिंदुओं को आरक्षण की बात करेंगे, दूसरे धर्म में हम आरक्षण की बात नहीं करेंगे, वहां सोशल इनजस्टिस नहीं है जी। ठीक है, यूसुफ अंसारी साहब जी। बिल्कुल, आलोक जी ने बहुत सही बात कही। ये बात तय हुई थी कि साहब धर्म के आधार पर किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ इनजस्टिस भी नहीं होगा। लेकिन वो इनजस्टिस तो हुआ,
जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उस वक्त 341 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया गया और उसमें कोई धार्मिक पाबंदी नहीं थी। इससे पहले 1936 में जब आरक्षण पहली बार लागू हुआ था ब्रिटिश टाइम में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तब भी धार्मिक पाबंदी नहीं थी। लेकिन 1950 में ही 10 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति ने एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करके ये कह दिया कि दलितों में सिर्फ उन दलितों को आरक्षण के हकदार होंगे जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा जो हिंदू धर्म को मानते हैं। और उस वक्त बौद्ध, क्रिश्चियन और ईसाई इनको उससे बाहर किया गया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 10 अगस्त को लागू हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जो दलितों ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म या बौद्धिज्म अपना लिया था, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया गया। तो ये तो ये मूल जो बराबरी का हमारा स्तंभ है उसके खिलाफ था। बाद 1956 में सिखों को इस आरक्षण के दायरे में लाया गया और 1990 में बीपी सिंह के जमाने में नव बौद्धों को भी आरक्षण में लाया गया। आरक्षण के दायरे से सिर्फ मुसलमान और ईसाई बाहर रह गए। तो ये धार्मिक आधार में भेदभाव है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है जो तय किया था संविधान सभा में कि हम धर्म के नाम पे किसी को कोई विशेष प्रिविलेज नहीं देंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, लेकिन ये इनजस्टिस लगातार होता रहा है। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं पांडे साहब? जी सर। सर, हम संविधान के आर्टिकल नंबर 16 को भूल जाते हैं। जो बात ये इनजस्टिस की कर रहे हैं वो इनजस्टिस नहीं है, वो जस्टिस के लिए आरक्षण दिया गया है जी। भारतीय संविधान ये कहता है आर्टिकल नंबर 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। समानों में समान की बात है और असमानों में असमान। बिल्कुल, लेकिन इस्लाम और हिंदू समान नहीं है, ये अलग अलग हैं। तो आर्टिकल 14 को बहुत गहराई से जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मैंने एक बार और भी कहा था कि 0 से 7 साल के बच्चे को वो दंड नहीं दिया जा सकता जो 21 साल के व्यक्ति को दिया जाएगा। आप कानून को एक ठेंगे से नहीं तोड़ सकते हैं जी। दलितों के साथ ये गैर बराबरी की बात हुई, लेकिन मुसलमान तो 1000 साल तक सत्ता में रहे इस देश में, उनको किस बात का आरक्षण? वो मालिक रहे इस देश में 1000 साल तक। कहाँ आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? मुसलमानों को किस बात का आरक्षण? फिर 1947 में देश बना लिया। बिल्कुल पांडे साहब अंसारी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि देखिए चर्चा का जो विषय है, मिश्रा साहब मैं आपसे पहले देखिए त्यागी जी, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो गलत है वो किसी के द्वारा प्रारंभ की गई हो जी, उसको रोक देना चाहिए तत्काल प्रभाव से, जो देश की सोशल हार्मोनी को तोड़ती है जी। ये पहला बिल्कुल निष्पक्ष है, कोई किंतु परंतु नहीं कि बहुत पहले से चली आ रही। बहुत पहले से तो जातिवाद भी चला आ रहा था, बहुत पहले से तो सती प्रथा चली आ रही थी, बहुत पहले से छुआछूत चला आ रहा था। तो क्या हम उसे जिंदा रखेंगे कि बहुत पहले से चला आ रहा था तो हम उसे जिंदा रखें? बहुत पहले से चला आ रहा था, ये कोई लॉजिक नहीं जी। बिल्कुल, जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल ठीक है। यूसुफ अंसारी साहब, तो इस संसद में रामायण भी जलाई गई थी, तो क्या हम दोबारा रामायण जलाने देंगे? बिल्कुल, बहुत पहले से कुछ भी हो रहा है, इसलिए उसको आगे हम धोते रहें। ये किसी भी विकसित समाज की निशानी नहीं है। विकसित समाज वो होता है जो समय समय पर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे और उन रूढ़ियों को छोड़ता चला जाए जो रूढ़ियां देश को राजनीतिक रूप से विखंडित करती है जी। बिल्कुल, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। यूसुफ अंसारी साहब, आपका टेक। डॉक्टर आलोक पांडे, राजस्थान की सियासत में जो चल रहा है, सबको इंतजार है आलाकमान का, क्या फैसला लेगा आलाकमान। लेकिन देखिए, अभी तक चर्चाओं की परिधि में पायलट साहब या पायलट खेमा, गहलोत साहब या गहलोत खेमा, अब एक विधायक दिव्या मदेरना, जो कि काफी राजनीतिक अहमियत भी रखती हैं अगर राजस्थान की सियासत की बात की जाए, जो उनका पारिवारिक विरासत, राजनीतिक विरासत रही है, उस संदर्भ में अगर देखें, ये जो ट्वीट आ रहे हैं वो इशारा दे रही कि अगर कोई बगावत करता है तो उसको पार्टी का टिकट भी नहीं मिलने जा रहा। और वो कह रही है समर्थन करेगी, सरकार नहीं करेगी, सरकार मजबूत है। ये इशारा क्या है, किस तरफ इशारा है, किसकी तरफ से बैटिंग कर रही है दिव्या मदेरना? जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। आला कमान सब पे डाल दिया उन्होंने जी। इसका मतलब वो गहलोत के लिए संकेत दे रहे हैं, सचिन पायलट के लिए। तो मुझे भी ये लग रहा है कि सरकार तो नहीं गिरेगी, तो गहलोत साहब रहेंगे, टर्म पूरा करेंगे, ये संभावना नहीं है। अगर सरकार बदलनी होती तो फिर जितना ड्रामा गहलोत जी ने वहां राजस्थान में कर डाला था, उनके या इशारे में जो हुआ था वो न होता जी। और अगर गहलोत जी को हटाया जाएगा तो सरकार गिर सकती है। गहलोत जी को हटाया नहीं जा सकता है। अगर उन्हें हटाएंगे तो आप मान के चलिए, मेरा अपना अनुमान है
फिर सरकार गिरेगी। अब कोई चमत्कार सोनिया जी कर दे तो अलग बात है, वैसे जादूगर सोनिया जी को नहीं, गहलोत जी को कहा जाता है। जी, इस लेकिन गहलोत देखिए जी ये की हम पुरानी एक कसक भी करेंगे। तो है ना सर। परसराम मदेरना, महिपाल मदेरना जो उनके पिता और दादा भी रहे हैं, और जिस तरह से 1998 1988 की भी बात होती है, किस तरह से जी एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ, उस वक्त परसराम मदेरना जी को कुर्सी छोड़नी थी और उस वक्त सियासत का केंद्र में गहलोत साहब ही थे, तो वो एक कसक जी। जरूर है। तो ये वो संकेत दे रहे हैं कि आला कमान अंतिम निर्णय लेंगी, जी लेकिन आला कमान अभी जब उसमें विवाद हुआ था तो शायद 48 घंटे या 3 दिन के अंदर वो निर्णय लेना था, वो 3 दिन तो 10-12 दिन में भी नहीं हो पाए। जी तो आला कमान के लिए भी चीजें इतनी आसान नहीं है। अगर वो सचिन पायलट को बनाती है तो भी स्थिति गड़बड़ है, और अगर इनको बनाती है तो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं लग रही। लेकिन फिर भी अगर दो खराब में एक चुनना है तो मुझे लगता है मैं तो गहलोत जी को चुनता। जी ठीक है अच्छा सर। तो कोई नहीं है इनमें से, जी ठीक है सर, यूसुफ अंसारी साहब। पार्टी के लिए अच्छा तो कोई नहीं है। जी मुझे लगता है दोनों खराब हैं, जी इसीलिए ये ट्वीट ये भी हो सकता है कि मदेरणा जी का नंबर तो ना जाए, जी फिर ठीक कोई है सर। तीसरा ही आ जाए, क्योंकि राजनीति में और एक दो कभी नहीं होते, जी 11 भी होते हैं, कभी कभी 111 भी हो जाता है। जी बिल्कुल, यूसुफ अंसारी साहब, राजस्थान की सियासत में सब तो देख रहे हैं भाई अभी आलाकमान की तरफ, लेकिन ये जो चल रहा है अंदर खाने, कभी विधायकों के भी रुख बदल रहे हैं, उनके बयान भी बदल रहे हैं, पायलट साहब भी कई अब मुलाकातों में लग गए हैं, दूसरी तरफ गहलोत साहब तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऑल इज वेल। आज देखिए इन्वेस्टर समिट हो रहा है, पंडित जी तस्वीरें तो अलग अलग सामने आ रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी ही मनमोहक तस्वीरें भी आती हैं, और जो आज देखिए तस्वीर, इस पर पहला रिएक्शन आपका। ताकि जी आज मैं क्योंकि मैं सिविल सेवा के बच्चों को प्रिपरेशन भी कराता हूँ, जी जी तो मैंने आज ये बात उनसे भी पूछी थी कि इस यात्रा का महत्व क्या है। तो वो क्योंकि मैं परिचर्चा कर चुका, जो मैंने उन बच्चों को बताया मैं आज यही वो बात सेम यहीं पर रिपीट करूंगा। देखिए, राजनीति में जो जननायक होता है वही नेता होता है, जी और मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं। बहुत से मामले मेरे कांग्रेस से मतभेद है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, लेकिन मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं कि जब वो कन्याकुमारी से चले थे राहुल गांधी, और जब वो कश्मीर में अपनी यात्रा को खत्म करेंगे, तो वो व्यक्ति वो नहीं होंगे जो पहले दिन थे, वो बदले हुए राहुल गांधी होंगे। भारतीय राजनीति को संभवतः एक अच्छा नेता के रूप में राहुल गांधी को स्वीकारोक्ति मिलेगी, मैं मानता हूं, क्योंकि जनता उसी व्यक्ति को नेता मानती है जो उनसे जुड़ता है। जी राहुल गांधी की यात्रा का विरोध हो सकता है, राहुल गांधी की यात्रा का मजाक बन सकता है, ये अलग बातें हैं, लेकिन आप देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी है कि राहुल गांधी वो नेता नहीं रहेंगे जो इसके पहले। बदलाव सकारात्मक रूप में आएगा। अब वो कांग्रेस उसे चुनावी गणित में कितना फायदा लेती है। जी राजनीति के दो बात है, एक नेता बनना जैसे जेपी थे और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को उखाड़ फेंका था, और एक होता है कि सत्ता परिवर्तन तक अपने आप को ले जाना। जी तो राहुल गांधी निश्चित रूप से एक परिपक्व नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। जी मैं एक छोटी सी बात और कर दूं, मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं अभी वैष्णो देवी गया था माता के दर्शन करने। तो जब मैं किसी छोटी यात्रा में, तो मैं तो ट्रेन से गया, लेकिन मैं 5 दिनों में अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहा हूं। तो अगर वो इतनी लंबी यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं, वो बदले ना, ऐसा नहीं हो सकता। जी भारतीय राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। ठीक है सर। अंसारी साहब, जैसा कि पांडे साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है उसमें इजाफा होगा, एक अलग नेता के तौर पर वो दिखेंगे, एक परिपक्व नेता के तौर पर दिखेंगे, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही कि, और हम कई जगहों पर उदाहरण भी देख रहे हैं कि कांग्रेस को तो अभी कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है। तो ऐसे में क्या ये जो यात्रा और ये जो तस्वीरें हैं जिनके हम सियासी मायनों का जिक्र कर रहे हैं, ये क्या कांग्रेस को भी सियासी ऑक्सीजन दे पाएंगे? देखिए, कांग्रेस को तो सियासी यात्रा बता रहे, राहुल गांधी जो पैसे चल के जो ब्रांडिंग की है, रिकनेक्ट उन्होंने जनता के साथ किया है जी, उनके पक्ष में जो राय बदल रही है, ये साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस तो एक दूसरे के विरोधी पार्टी है, दूसरे के बारे में जो बातें वो आलोचना ही करेंगे, ये पहले से तय है। और अगर राहुल गांधी को फायदा नहीं हो रहा है, कांग्रेस को फायदा नहीं हो रहा है, या राहुल गांधी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो बीजेपी को खुशी होनी चाहिए। बीजेपी को चला रही है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जो पहले थे वही रहे, वही अभी आगे रहे। लेकिन जैसा भी आलोक जी ने कहा कि भाई इतना बड़ा देश है, जब आप जनता से कर्म करते हैं, जो जननायक होता है वो नेता होता है। तो इसी जनता ने 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को हराया था। इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी,
जी 31 के चुनाव पर तो हाईकोर्ट ने उनके हार पे मोहर लगाई कि गलत तरीके से लड़ने का मुकदमा हारी थी वो। और उसके बाद 77 में इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी और इसी देश की जनता ने 80 में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से फिर दोबारा सत्ता सौंप दी। मुझे याद है 1997 में जी एक कार्यक्रम में हुआ था बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा का तालकटोरा स्टेडियम में, तो उसका अध्यक्षीय भाषण में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाएगी। शाम को इसी का जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समापन भाषण में कहा था कि कोई पार्टी किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाती है, इस देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती है। जी इसी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को नेता माना और 2 बार सत्ता सौंपी। जी और इसी जनता के नजरों से जब नरेंद्र मोदी उतर जाएंगे तो कोई और नेता उभरेगा। मैं नहीं कह रहा राहुल गांधी होगा, कोई और होगा। तो भारत का जो भाग्य विधाता है वो भारत की जनता है, नागरिक। उसके उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा, जो उससे कनेक्ट करेगा, जो उसकी बात करेगा, जो उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा, उसको सपने दिखाकर उस सपने को साकार करने की हिम्मत दिखाएगा जनता। बिल्कुल राहुल गांधी उस कदम पे बढ़ चले हैं, अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त। बिल्कुल सर, क्योंकि चर्चा का अंतिम पड़ाव है और वक्त खत्म हो रहा है। श्याम सुंदर